चलो जी, मैंने कहा एक बात बताओ, चैप्टर का नाम क्या स्टार्ट कर रहा था? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। हमने एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बातचीत करी थी। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ठीक है, ये थोड़ा पहले भी पढ़ा रखा है भाई, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड की हम लोगों ने डेफिनेशन याद करी थी, एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, जल्दी बोलो क्या थी सर? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द कंज्यूमर इज प्लानिंग टू बाय। पहली बात तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द कंज्यूमर इज, खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या खरीदने की सोच रखते हैं, सोच रखते हैं, आर प्लानिंग टू बाय विद इन अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक इनकम की सीमा में रहते हुए, एंड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलो जी, इसके बाद हम लोगों ने कुछ बात करी थी, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैंने बोला था एग्रीगेट डिमांड बोले तो खर्चा होता है, और खर्चा हमारी इकोनॉमी में कितनी जगह होता है? 4 जगह होता है। कौन सा? मैंने कहा हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन। और इनके खर्चों के नाम बोल दो फटाफट। मैंने कहा हाउस होल्ड क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन। फर्म क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कुछ याद आ रहा होगा, आपका नेशनल इनकम का जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो भी यही है, ठीक है। बस ऊपर वाले दोनों नाम बदल चुके हैं, इसका था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, और इसका क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो, इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ आ गया, और फॉरेन में क्या था? नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद है क्या? अब ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में हमारे को सिर्फ ये 2 सेक्टर की स्टडी करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आपको पढ़ाया कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अब कंपोनेंट कितने कितने? मैंने कहा 2 ही है एग्रीगेट डिमांड में। जब 2 सेक्टर है तो फर्म और हाउस होल्ड, तो फर्म और हाउस होल्ड में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, क्लियर है क्या? उसके साथ अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बोले तो आई और कंजम्पशन बोले तो सी। तो इसी से एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला निकल के आया। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या निकल के आया? एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इसके बाद हम लोगों ने शेड्यूल बनाया था, एक बार रिवाइज करता है शेड्यूल। मैंने कहा हम किसके रिलेशन में पढ़ने वाले हैं सर? इनकम के रिलेशन में। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमने ये चेक करना है हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कैसे रिएक्ट करती है ना। तो मैंने कहा अगर मेरी इनकम, यहाँ पे हम इनकम को किससे डिनोट करने वाले हैं? वाई से, ठीक है। इनकम मैंने कहा पहले जब जीरो थी, जब इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन भी जीरो होगी क्या सर? अगर हमारा एक बेसिक लोचा कहे तो कहेगा हाँ सर जीरो होनी चाहिए, लेकिन भाई सर आप भूखे नहीं रह सकते हो, आपको पानी पीना है, आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आपकी इनकम भले जीरो हो जाए। सर फिर वो कहाँ से यूज होगा? मैंने कहा पिछले साल की सेविंग से यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी 1 साल की बात कर रहे हैं। चलो, तो मैंने कहा माइनस ये 40 की आपकी क्या होगी? कंजम्पशन। और जो कंजम्पशन जीरो लेवल पर होती है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और मैंने कहा कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोला? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, अब इसके आगे सुनना। मैंने कहा देखना, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी क्या आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी क्या? हाँ सर, बट मैंने कहा था ना, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा आपकी जेब में कोई 100 रुपए का नोट डाल दे तो क्या आप ऐसा कह दोगे कि मैं 120 रुपए खर्च करके आने की जोर रखता हूँ? नहीं भाई, एट मैक्स कितना खर्च कर सकते हो? 100 रुपए खर्च कर सकते हो। हाँ सर, तो मैंने कहा अगर मेरी जेब में 100 रुपए एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी कंजम्पशन को भी कितने रुपए से बढ़ा सकता हूँ? एक्स्ट्रा 100 रुपए तक ही बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब मैंने कहा मान के चलो हमने एक कांस्टेंट रेट फिक्स करा, जिसको हम फ्यूचर में जाके एमपीसी भी बोलेंगे, अगर कुछ लोगों को पता हो तो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। सुनना, तो मैंने कहा 40 रुपए से हमारी कंजम्पशन कितने से बढ़ी? सिर्फ 80 से बढ़ी। कितने से बढ़ी? 80 से बढ़ी। और हम हर बार अपनी कंजम्पशन, अगर इनकम 100 से बढ़ेगी तो हम कितने से ही बढ़ाएंगे? 80 से ही बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा 100 से बढ़ी, यहाँ पे कितना हुआ? 120 हो गया, 80 प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर अब आपकी इनकम कितने से बढ़ी? जल्दी बोलो। 200 से, मतलब 100 से और बढ़ी तो आपने फिर 80 से बढ़ाया, तो यहाँ पे कंजम्पशन कितनी हो गई? 200। और यहाँ पे आप 300 बोलोगे तो 280, 400, यही 80 से इंक्रीज करते जा रहे हैं। 100 से इनकम बढ़ा रहे हैं और 80 से कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे एक इनपुट मिलता है कि आपकी जो इनकम बढ़ेगी विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम, आपकी जो कंजम्पशन भी है वो उसके साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है, लेकिन जो उसका वो कभी भी उसके ज़्यादा से इंक्रीज नहीं कर सकती। किसके ज़्यादा से? चेंज इन इनकम से ज़्यादा से इंक्रीज नहीं हो सकती। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, इसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट रहती है कांस्टेंट, क्योंकि हम साल की शुरुआत में एक बार इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ये नहीं है कि हर बार साल में बार बार इन्वेस्टमेंट ही करते रहेंगे, तो कमाएंगे कब? क्लियर? चलो जी, तो मैंने कहा एक बार जो इन्वेस्टमेंट करी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम, हम उसको चेंज नहीं करते। क्लियर? चलो,
और यहीं से आपकी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू निकल के आ जाती है, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था उससे फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आएगा? C प्लस आई आएगा। आगे बढ़ जाए। इसके बाद मैंने कहा इसका ग्राफ बनाया था हम लोगों ने। ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वही है सर, पोस्ट कर देना, पुट पॉइंट प्लॉट कर देना। आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो वो पैरेलल टू दी कैसे बन जाएगा? एक्स एक्सिस बन जाएगा। दूसरा मैंने कहा अगर आपका इसकी बात करी जाए, इसकी, तो सर ये कैसे बनेगा? मैंने कहा ये ऐसे, सबसे पहले कंजम्पशन कर्व बनाओ। सर कंजम्पशन कर्व आप बनाओगे तो मैंने कहा यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और ये इंक्रीज करता रहेगा विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद मैंने कहा अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो वो क्या होगा? वो पैरेलल चलेगा कंजम्पशन कर्व के, और इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये गैप ये किसकी वजह से है? ड्यू टू इन्वेस्टमेंट की वजह से। कोई डाउट यहाँ तक? एकदम क्लियर? ये सब चीज़ें पिछली क्लास के डिस्कस है, इसलिए थोड़ी फास्ट चीज़ में चल रहा हूँ। आज की बात स्टार्ट करते हैं। चलो जी, साथ में लिखना शुरू करोगे। मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई को शुरुआत करते हैं। किसको शुरुआत करेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान से सुनना, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया? एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया। अब सेम ही चीज़ें रिपीट होने वाली है यहाँ पर। क्या कह रहा है? अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, फिर मैं फास्ट फॉर्मेट में लिखता हूँ। सर एग्रीगेट सप्लाई की अगर यहाँ पर बात आ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? अब देखना, सेम एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? लिखो साथ में। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट, अब डिमांड में क्या आता था? दैट ऑल द कंज्यूमर आता था। यहां पे कंज्यूमर आएगा या प्रोड्यूसर आएगा? सप्लाई है भाई तो प्रोड्यूसर आएगा। क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। तो दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू बाय आना चाहिए या प्लानिंग टू सेल आना चाहिए? भाई प्रोड्यूस करेगा तो खरीदेगा थोड़ी, बेचेगा ना भाई। तो आर प्लानिंग टू सेल आएगा। आर प्लानिंग टू सेल आएगा। तो मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू सेल। ठीक है, अब सेम वही आ जाएगा, विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। विद इन अ गिवन level of income and within a given period of time। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? चलो, अब मैंने कहा इसके आगे अगर हम बात करें तो मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई को एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट से बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू सेल विद इन अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये लो जी, इतनी सी बात थी एग्रीगेट सप्लाई की। अब अगर एग्रीगेट सप्लाई में और आगे बढ़ जाए हम, तो मैंने कहा सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन अराइज होता है हम उसका टॉपिक बनाएंगे यहाँ पर। क्या टॉपिक है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। सर क्या बात कर रहे हो? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम कैसे? समझना आराम से। मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है सेल करने के लिए, प्लानिंग टू सेल, है ना, कि वो उतना बेचना चाह रहा है। किसको? प्रोडक्ट्स को। और जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो किससे बने हैं? अब अच्छा, प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, वही तो एग्रीगेट सप्लाई है ना। जो प्रोडक्ट्स हमारे इस बार प्लानिंग टू सेल होने वाले हैं और जितने सेल होंगे वो बनाए, उसके अंदर उस सेलिंग वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? मान के चलो एग्रीगेट सप्लाई क्या है आपकी? एग्रीगेट सप्लाई इज योर सेलिंग वैल्यू, और सेलिंग वैल्यू के अंदर
जो प्रोड्यूसर होगा वो कौन सी कॉस्ट कवर करना चाहेगा? कॉस्ट कवर्ड बताओ कौन सी होंगी इसके अंदर? सर लैंड की कॉस्ट कवर होगी, बोले तो रेंट और रॉयल्टी। सही बोल रहा हूं? सुनते जाओ पहले, आराम से 2 मिनट दे दूंगा टाइम, सुन लो पहले। मैंने कहा सेलिंग वैल्यू के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा, कॉस्ट के अंदर, इसके अंदर इस सेलिंग वैल्यू के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा? सर रेंट और रॉयल्टी जो उसने पे करा होगा वो उसको कवर करेगा बेचने के टाइम पर। साथ में और क्या कवर करेगा? लेबर की वेजेस एंड सैलरीज, सीओई बोल सकते हैं। यहां से हमारा कोई रिवीजन हो रहा है अगर आपको याद हो तो, इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम, है ना। चलो जी, उसके साथ और क्या कवर करेगा, जल्दी बोलो। अरे अरे अरे, इंटरेस्ट कवर करेगा, सही बोल रहा हूं। और क्या कवर करेगा जल्दी बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर का क्या होता है? प्रॉफिट। एंटरप्रेनर का क्या होता है? प्रॉफिट। तो यानी कि अगर एक लॉजिक समझा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है सेलिंग वैल्यू, और सेलिंग वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रखा होगा हमने? ये 4 चीजें। सर ये तो सारी क्या है? ये तो हमारी देश में होने वाली इनकम ही तो है जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। तो इसी से ये कंक्लूड होता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एक बार मैं आपको रीड करवाऊं क्या इसको? ठीक है, 1 मिनट देना, मैं इसको यहीं पे पोस्ट कर देता हूँ। हमने ये लॉजिक रख लिया, यहाँ पे इसकी वर्डिंग यहाँ पे रख लेंगे। हाँ हाँ प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों दे रखा था। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉफिट में डिविडेंड प्लस करके उसमें लगाएंगे प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट अगर लिख के दे रखा है तो आप यही मान के चलोगे। सिर्फ प्रॉफिट ही लेना है ना? हाँ हाँ, तो डिविडेंड वाला प्लस लेना उसमें नहीं, पहले यहाँ पे इसको देखते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलो, ठीक है, देख रहा हूँ। क्लियर है? एक बार इसको रीड करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या चीज का क्वेश्चन है एक बार देखो। सर रीड मारे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। सर कैसे होगा? मैंने कहा व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स। अगर हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब जो टोटल आउटपुट बना है, और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी प्रोड्यूसेस, है ना। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट मतलब वो जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर कौन सी वैल्यू जुड़ी होती है? मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है उसकी वैल्यू किसके बाद बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है? इन 4 लोगों में। ठीक है, और मैंने कहा फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही लिखवाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, एंड द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स एट डोमेस्टिक एंड द नेशनल लेवल इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। यानी कि डोमेस्टिक लेवल की इनकम जोड़ दो और नेशनल लेवल की इनकम जोड़ दो। यहाँ पे एक चीज रह गई, मैंने कहा ये दोनों कौन से होने वाले हैं? रेंट और रॉयल्टी जो है, या मतलब ये कॉस्ट कवर्ड जो भी आ रही है, ये कौन सी होने वाली है? डोमेस्टिक लेवल की भी, साथ में डोमेस्टिक और नेशनल लेवल। फॉरेन वाले यहां उन्होंने क्या लिखा है? डोमेस्टिक और नेशनल लेवल। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बेसिकली ये आपकी जाके क्या बनेगी? नेशनल इनकम बनेगी। क्या क्लियर है? एकदम लॉजिक एकदम सेम बनाया गया मैंने, है ना। आप देख सकते हो ये जो वर्डिंग इन्होंने लिख रखी है वही हमने यहाँ पर बस एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिख ली, बट कोई बात नहीं, मैंने यहीं पर ही वो पोस्ट भी कर दिया। आप आराम से उसको रट्टा भी लगा लेना, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये नोट्स हमारे पास कंप्लीट होंगे ना तो रात रिवीजन कैसी वन शॉट होगी, मजा आएगा, है ना। उस हाँ नहीं है सारे, हाँ अच्छा हाँ वो जो बना रहे थे, ठीक है सही बात है वो। चलो कोई नहीं, जो नुकसान हुआ हो गया, कोई बात नहीं, गम नहीं खाना चाहिए, फिर आ जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। सर प्लीज़ फोकस। मैंने कहा पहली बात तो एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम होता है, ये समझ में आया। और नेशनल इनकम का मतलब इनकम बोले तो वाई, यानी कि अगर मैं नेशनल इनकम का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, प्लीज़ सब लोग फोकस करके सुनेंगे। अगर मैं नेशनल इनकम का क्या बनाना चाहूँ? फॉर्मूला बनाना चाहूँ नेशनल इनकम यानी सॉरी एग्रीगेट सप्लाई का, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम। और इनकम के हम 2 ही काम कर सकते हैं, बताओ कौन से? या तो कंज्यूम कर लो या सेव कर लो।
क्या कर लो बताओ, या तो कंज्यूम कर लो या सेव कर लो, यही तो होता है दो काम। तो मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई इसी वजह से क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस जो कंज्यूम करा जो सेव करा, दीज बोथ आर एग्रीगेट सप्लाई। कोई डाउट यहां तक? ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब दोबारी अब कंजम्पशन आपकी वही वाली आ जाएगी, कौन सी जो हमने पहले ली थी 80-80 से जो इंक्रीज करके। आ जाओ सर दोबारा शेड्यूल बनाते हैं, एक काम करते हैं ना, क्यों ही इतनी मेहनत करनी है, उठा लेते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे बस इसको हटा देंगे। ये लो भाई, ठीक है। अब ये इनकम वाला तो सेम ही आ गया आपका रेप्लिकेट, फिर भी मैं एक बार बोलता हूँ एक बार ही साथ में। मैंने कहा 0 से 100 आए, 100 से 200 आए, 300, 400, 500, एक आता 100 से इंक्रीज लाए इनकम के अंदर। फिर यहाँ पे इंक्रीज, पहले देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो 40 जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारी कुछ कंजम्पशन रहेगी, उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। साथ में वो जुड़ती जाएगी 120, ये 200, ये आपकी क्या हो गई 80-80 से इंक्रीज, ये आ गई कंजम्पशन। अब हमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा चाहिए, सी तो आ गया, और क्या आएगा, एस आएगा। क्या आएगा मयंक, एस, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे क्या बात आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी हमारी सेविंग्स। सेविंग कितना आएगा यहां पर, सेविंग को हम किससे डिनोट करेंगे, एस से। अब ध्यान से सुनना सर, मैंने क्या बोला, इनकम भी तो, इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, या तो कंज्यूम कर लो या सेव कर लो। तो इनकम के दो पार्ट का मतलब हो गया, अगर हमारी इनकम 0 थी तो मैंने कंज्यूम करा 40, तो यानी कि मैंने सेविंग कैसे करी होगी, नेगेटिव, यानी कि मैंने अपनी सेविंग में से कुछ पैसे यूज करे होंगे, यानी कि डिस सेविंग करी थी। अब यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी सेविंग की वो कैसे आएगी, जल्दी बताओ, मैं यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। 0 इनकम माइनस, जीरो इनकम में से आपने माइनस करा 40, तो कितना आ गया, -40 आया क्या समझ में। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर रहे हो, क्लियर है क्या। अब यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू योर सेविंग। कोई डाउट यहां तक, चलो। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट लेवल पे माइंड कितनी आएगी, सेविंग कितना, -20। फिर इसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा आपका, है ना, 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 20 की सेविंग स्टार्ट हो गई, और यहाँ आप देखोगे यहाँ आपकी 40 की, यहाँ आपकी 60 की। सर ये क्या हो रहा है, ये ऐसे बढ़ता क्यों जा रहा है, बिकॉज अब हमारी इनकम भी तो बढ़ रही है, और याद है वो 20-20 रुपए जो हम सेव करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमारा एडिशनल आ रहा है 100 से, और हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 80 से ही। तो हमारा जो वो एडिशनल इनकम जो बढ़ती जा रही है ना, वो जो सेविंग बढ़ती जा रही है 20-20 रुपए की, वो हमारी डिस सेविंग को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करती जा रही है, और एंड लेवल पर हम कहीं ना कहीं 60 रुपए अपनी सेविंग में डाल रहे होंगे, रादर देन यूजिंग अवर नेगेटिव पार्ट, जैसे जैसे इनकम को बढ़ाते रहेंगे। क्लियर हुई क्या बात यहाँ तक, चलो। और अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू निकालना चाहूँ, सर ये कैसी बातें हैं, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कि जो इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है, और जो एग्रीगेट सप्लाई है वही इनकम है। तो यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 0, 100, 200, या 1 मिनट रुको ना, पेन भी चेंज काहे को करना। क्लियर है, बात खत्म। तो सर जो एग्रीगेट सप्लाई है वही हमारी इनकम है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब सर हम नेक्स्ट पे पार्ट पे बढ़ेंगे, और मैंने कहा अब हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, आ जाओ। क्लियर, पॉइंट भी डाल देंगे यहाँ पर ही। एक, अरे ये नहीं मानेगा,
छोड़ भाई, हम वैसे ही डाल लेते हैं, इतना भी नीट एंड क्लीन करने की आदत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये x, यहाँ आ जाएगा y एक्सिस और यहाँ आएगा ओरिजिन पॉइंट, है ना। पॉइंट डालते हैं सर, मैंने कहा पॉइंट कहाँ का डालेंगे, ऐसे ले लेते हैं। एक कौन से लेने चाहिए जल्दी बताओ, 100, 0, 100, 200, 500 तक डाल दें। ये लो 500 तक ये डाल दिए, तो ये 100, 200, 300, 400 और 500, अच्छा 600 तक हो गया, कोई नहीं है लिख देते हैं, आएगा नहीं आएगा फर्क नहीं पड़ता। और अब हमें क्या बनाना है, यहाँ तो कंजम्पशन कर बनाना है, तो एक काम करते हैं, 4 का टेबल चलता हुआ दिख रहा है तो, अच्छा नहीं 4 का टेबल चलाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे भी 100, 200 ही ले लेते हैं, है ना। ज़्यादा एक्टिव हो गए भाई थोड़ा, क्या मजे ले रहा है मेरे साथ। 3, 4, 5, गेस्चर मूड्स आ गए इसके अंदर थोड़े से ना, वो जब एप्पल वाले में रहते हैं। खैर चल, कितना था भाई, जब 0 थी तो 0 पे भी कुछ कंजम्पशन थी और उसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं, 40 पर ये मार्क कर देते हैं, क्लियर है क्या। इसके बाद मैंने कहा फिर और क्या था, 100 पे 120, ये लो 120 आ गया। 200 पे कितना था, 200 ही। 300 पे कितना है, 280। 400 पे कितना है, 360। बना लोगे साथ में ही, प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। 500 पे कितना था, 440। ये लो भाई, ये तुम्हारा बन गया कंजम्पशन कर्व। ऐसा काम तो कर ही सकता है, टेढ़े मेढ़े पॉइंट कैसे आ रहे हैं। इस काइंड ऑफ आपका बन जाएगा कहीं ना कहीं ये, ठीक है। हटा देते हैं पॉइंट्स को, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। ये क्या बन गया आपका, कंजम्पशन कर्व बन गया। क्या बन गया, कंजम्पशन कर्व बन गया। अब इसके आगे सुनना, कंजम्पशन कर्व बन जाने के बाद आप एक और बनाओगे एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई का बड़ा सिंपल बनता है, बस एक बात ध्यान रखना। चलो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाओगे 100 पे 100, इसलिए बनाए बिल्कुल। 200 पे 200, ठीक है। 300 पे 400 पे 400 ये कुछ गड़बड़ हो रही है नहीं, ठीक है। 400 पे 400 है, ये रखो, गलत हो रहा है सही है, टेंशन ना ले। ये लाइन। 100 पे पहले 100 पे है ना, ये जो ये पहला 120 पे होना चाहिए ना ये कौन सी, वाली। अरे नहीं होगी, रुकना बता रहा हूँ। नहीं ये कंजम्पशन कर वाली 100 पे कर रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट। 100 पे 100 कर रखे हैं और 100 पे 120 है। अच्छा 100 पे 120 है क्या, इसमें ग्राफ का ऑप्शन नहीं है क्या? काश होता है यार, मज़ा आ जाता। होगा इसमें, होगा। चेक करो एक बार। अरे सही नहीं होगा, जरा चेक करो। है अरे होगा इसमें। ऐसे ही अगली क्लास में देख के रखूँगा पक्का, होगा डेफिनेटली होगा, बट अपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। 300, 400 पे कितना आएगा, 400 पे कितना था यार, 380, 500 पे 360 था,
ये लो, ठीक है। अब इसके बाद ये ले यार, इसको ऐसे काट ले सीधा। ऐसे सही है सर। क्या अब क्या करूं? सब्र, अब हो जाएगा काम अपने आप ही। पूरी मेहनत करवा दी तुम लोगों ने मेरे से नीट एंड क्लीन बनाने के चक्कर में। ये लो, अब लेकिन बन ही गया पूरा, ठीक है। ये लो, अब इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, ये देखना, ये तो आपका क्या था, कंजम्पशन कर्व कहीं ना कहीं, कौन सा, ये, ठीक है। और ये क्या आ गया, एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि ये सेम सेम पे बना है, 100 पे 100, वो घर पे जाकर पॉइंट मैच कराओगे ना, वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखना, इसमें एक स्पेशल बात क्या याद रखनी है, ये इसको किस डिग्री पे कट करता है, 45 डिग्री पे कट करता है। किस डिग्री पे कट करता है, जल्दी बोलो, 45 डिग्री पे। कौन, एग्रीगेट सप्लाई। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके दोनों के एग्रीगेट्स कैसे हैं, बिल्कुल बराबर है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे जो भी चीजें हैं वो सेम सेम है, क्लियर है। तो इसीलिए ये 45 डिग्री पे कट करेगा, और उससे पहले जो है कंजम्पशन ज्यादा रहेगी, और उसके बाद जो है कंजम्पशन कम हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन एक दूसरे को कट कर रही है, इस पॉइंट पर क्या है, ये दोनों इक्वल, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम है, दैट मीन्स यहां पर सेविंग क्या होगी, 0, क्लियर है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। ये तो पेपर में ये स्पेसिफिकेशन क्यों लिखा है? कैसे कर लेते हो, इतने महान काम है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है क्या, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब साथ में एक सेविंग कर भी बनाना है, तो मैंने कहा इसी में बना डालूं क्या, सेविंग कर भी एक ही में बना देता हूं, रुको, इसको एक्सटेंड यहीं पे करते हैं लाइन को। अलग बना। ठीक है, और एक काम करते हैं, सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, नेगेटिव से हुआ था, है ना। चलो अब देखना है यहाँ पर, तो मैंने कहा सेविंग कर्व अगर हमारा नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था, कितने नेगेटिव से, मैंने कहा नेगेटिव 40, तो मैंने कहा लेट सपोज नेगेटिव 40 यहाँ पे होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर नेगेटिव 20 यहाँ, और ये इसी पे आ जाएगा, और फिर कितना था 40, उसके बाद 20, फिर 0, फिर 20 हो जाएगा, और फिर क्या था 40, 100 में ही सब समा जाएगा। ये लो, इसी को सीधी लाइन को मैच करा दो, ऑरेंज से बना देते हैं। ये लो, ये क्या बन गया तुम्हारा, सेविंग कर। कोई डाउट यहाँ तक, ये 100 पे गया, 120। हाँ ठीक है, ये सेविंग कर बन गया। अब इसमें बस एक बात ध्यान रखना, ये जो परपेंडिकुलर डालोगे यहां पर, ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, सेविंग 0 हो गई, और ऊपर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम होना चाहिए यहां पर परपेंडिकुलर के केस में। क्लियर है यहां तक। 300 पे कितना है? 300 पे है तुम्हारा 20, बना लो। सही में थोड़ा नीचे कर दो, ऊपर नहीं। अब ठीक है, एक पेज नीचे। अब ठीक है, दिख नहीं रहा। ऊपर वाले देना, एक मिनट से बस। क्या अलग ही बना। क्या क्या आई जा रहा है इसका। अच्छा ये भी, अब वो भी अपग्रेड करना पड़ेगा, बड़ा महंगा है ये तो। बट एक इसकी लेकिन ग्रेस अलग है, वो वाले सॉफ्टवेयर से बहुत अलग है ये, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ना। क्या, सब ऊपर से होगा। अभी तो ऊपर से लिखा नहीं तूने, उधर हो।
हो गया? अरे भाई क्या हो गया? चलो साथ में लिखोगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बढ़िया सर, कैसे करना? लिखोगे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अबे ले यार, अरे ले ठीक है। अब क्या है ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? सुनना, ये हमने पढ़ लिया है, बस ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला हूँ, बस वही रिपीटेडली लिख रहा हूँ एक बारी, और एक बार आप भी रिकॉल कर लो इसको, इसीलिए। ठीक है, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, ये ऐसे लिखेंगे, देयर इज ऑलवेज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर है क्या? क्योंकि अभी कंजम्पशन कभी जीरो से स्टार्ट होती है क्या? तो इसका एक और मीनिंग बोल सकते हैं कि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। नेवर बी इक्वल टू जीरो, ऐसे करके लिख ले, सही है ना? चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। या स्लोप छोड़ दो, स्लोप को अभी डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा ना वो, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व याद है ना, तो एमपीसी जो हम डिस्कस करेंगे, तो उसको अभी छोड़ दो। दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आएगा आपका इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। या ऐसे लिखना, व्हेन इनकम is less than consumption, result into डिससेविंग। ठीक है, क्या लिखोगे? रिजल्ट इनटू डिससेविंग। क्लियर है? पता ही है, ऐसा ही होता है कुछ। चलो इससे अगले पे चलते हैं, अगला लिखोगे सर ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? मैंने कहा व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। क्या हो गया? व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे हम बोल सकते हैं सेविंग इज इक्वल्स टू क्या होगी? डन है? अब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लिखोगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कट ओरिजिन एट 45 डिग्री। ये चार बातें याद रखना, ठीक है? कौन सी हो गई सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्वेशन। एक बार रीकैप मारते हैं फटाफट से, क्या हुआ? देयर इज ऑलवेज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, रिजल्ट इनटू डिससेविंग करेगा। साथ में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा आपका? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम बोलते हैं, जहां पे सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाती है? जीरो। और साथ में एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज कट ओरिजिन एट 45 डिग्री। याद रहेगा? बस ये चार ऑब्जर्वेशन आप याद रखना, कभी भी आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है। बेसिक क्या सेविंग हो रही है और क्या है इसमें, क्या ही बताना है, बता। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा टीआर जैन का अच्छा लगा था, तो वहाँ से रेफर करते हुए चलते हैं। हेलो हेलो,
जब मैम आई थी पूछने के